तो गाइज़ ये 13 मार्च की इवनिंग थी। हाँ, ये छोटा सा जो व्लॉग है ये एक्चुअली कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। ये अभी हमारे साथ गया था। मैं, विवेक और अभी हम 3 लोग चंडीगढ़ गए थे। 13 मार्च की मॉर्निंग में मुझे खबर मिली थी। एक्चुअली भाई का जो देहांत हुआ था वो 12 तारीख की रात को हुआ था। वो हमें वहाँ पहुँचने के बाद पता चला। तो हमने फ़्लाई किया था सूरत एयरपोर्ट से। सूरत एयरपोर्ट से हमने हमारा फ़्लाइट लिया था। रात को 9 बजे, सवा 9 बजे हमारे फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया था और 11 बजे तकरीबन दिल्ली पे ये हुआ था, लैंड हुआ था। उसके बाद वहाँ हमने कैब बुक करके रखी थी जिसके थ्रू हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे थे। इस वक्त मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैं पूरा फ़्लाइट में रोते हुए ही गई थी। गाइस, मैंने कुछ भी शूटिंग नहीं की है। ये सारी शूटिंग मेरा बेटा साथ में था तो वो थोड़ा ना कुछ भी तो शूट कर रहा था। बस वही उसी का मैंने ये एक व्लॉग बना दिया है। मुझे पता है आप लोग भी ये ज़रूर जानना चाहते होंगे मम्मी की हालत कैसी है, पापा कैसे हैं, सब लोग कैसे हैं। तो थोड़ा बहुत अभी ने कुछ छुटपुट सी क्लिप्स ली थी, नहीं उस मोमेंट की तो नहीं, लेकिन हाँ बाद की ली थी। मतलब भाई का जो फ्यूनरल था, जो विधि वगैरह होती है, वो सब होने के बाद हम तो वहाँ पे 18 तक थे ना, 13 से 18 तक। तो 17 तारीख के तकरीबन की अभी ने कुछ क्लिप्स ली थी। ये हमने लैंड कर लिया था दिल्ली में लगभग रात के 11 बजे और इसके बाद हमारी कैब मैंने GoIBBO से ही बुक कर ली थी। तो कैब ली और डायरेक्ट हम चंडीगढ़ चल पड़े थे। रात को 11 बजे हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से 13 मार्च की नाइट को और 14 मार्च मॉर्निंग में हम 5:30 बजे पहुँचे थे और 14 को ही भाई का फ्यूनरल का विधि हुआ था। एक्चुअली हमें प्रिशा को छोड़ के आना पड़ा था क्योंकि उसका 12th का फर्स्ट एग्ज़ाम था 14 को और अवी का भी हमें एक एग्ज़ाम तो छुड़वाना ही पड़ा था। रात की हमें फ़्लाइट मिली थी। दोपहर की फ़्लाइट हम चाह के भी नहीं ले पाए थे। हमें रात को 9 बजे ही फ्लाई करना पड़ा था सूरत से दिल्ली के लिए। हेलो एवरीबॉडी, आप सबको पता है कि मेरी वाइफ का जो एक ही भाई था वो कल ही एक्सपायर हुए हैं। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और छोटी सी उम्र में चल वैसे काफ़ी गुड पर्सन थे, काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। ही वॉज अ प्रोफेसर और एक अच्छे इंसान थे। इतना जल्दी जाना बहुत बड़ी बात है और 3 बहनों का एक ही भाई था। और मेरी सासू माँ की हालत बहुत ख़राब है। मेरे फादर इन लॉ काफ़ी, उनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपने को खुद को बहुत ही, क्या बोले कि बाप को जब कंधा देना पड़ता है अपने बच्चे को तो बहुत ही एक आसानिया वो होता है देखना। और मुझे देख के बहुत दुख हुआ। मेरे फादर इन लॉ की हिम्मत को मैं मान गया। उन्होंने अपने को टूटने नहीं दिया। अपनी पत्नी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा है। लेकिन मेरी सासू बहुत रो रही थी। मुझे देख के उसका बहुत दर्द हुआ। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उनके 2 बच्चे हैं, उनकी एक वाइफ है। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे चेहरे को वॉश करना मेरा फर्स्ट स्टेप है मेरे स्किन केयर के लिए, लेकिन ये भी सच है कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई फील करती है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कोई ऐसी ऐसी क्रीम इस ड्राइनेस से डील करे जिससे कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए, स्किन बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाए। तो अब मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है गाइस। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर फ्रॉम ममाअर्थ। एक है ममाअर्थ हनी मलाई फेस वॉश। जी हाँ, इसके अंदर है हनी एंड मलाई। ये दोनों ही चीज़ें हम बरसों से, सदियों से यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो ये है फेस वॉश हनी मलाई वाला ममाअर्थ का, एंड ये है ममाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसके अंदर भी हनी और मलाई है। ममाअर्थ के बारे में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि ऑल ममाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल है ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप दोनों पे। जी हाँ, आप जो कूपन कोड लगाओगे जो मैं भी आपको देने जा रही हूँ वो आप वेबसाइट या ऐप किसी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो, किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये मिलेगा ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल पे अवेलेबल है। और एक चीज, ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इनकी एक ऑफिशियल ऐप भी इन लोगों ने लॉन्च की है ममाअर्थ वालों ने। So Mamaearth has launched its official app. Users get early access to sales and discounts. ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज ये है ममाअर्थ का हनी मलाई फेस वॉश फॉर स्किन नरिशमेंट। ये जेंटली क्लेंस करता है, हेल्दी ग्लो देता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना तो इसमें है हनी, नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। मलाई इसके अंदर जो कि डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा स्किन को और आपको एक हेल्दी ग्लो देगा। कोकोनट ऑयल है जो कि हाइड्रेट करेगा ड्राई स्किन को एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है बिकॉज ऑफ द कोकोनट ऑयल। एंटी फंगल भी हो जाता है इस वजह से ये, एंड एंटी वायरल
प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर है विटामिन ई, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, डीपली हाइड्रेट करेगा, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एनी डैमेज। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छे हैं। और क्या करता है ये पता है, ये फेस वॉश जेंटली क्लेंस करेगा, डीपली नरिश करेगा, आपको एक हेल्दी ग्लो देगा, मेड से सर्टिफाइड तो ये है ही। तो बस इस तरह से देखिए, आपके चेहरे को गीला करके और इसके बाद फेस वॉश को लेके अप्लाई कर लेना है, बस थोड़ी देर मसाज करके और इसके बाद वॉश ऑफ कर देना है। गाइज, ममाअर्थ की एक सबसे अच्छी बात, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। तो बस वॉश ऑफ करने के बाद आपको चेहरा इस तरह से कुछ साफ सुथरा, एकदम क्लेंस्ड और बहुत ही हाइड्रेटेड लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है ममाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद हनी एंड मलाई फॉर नरिशिंग ग्लो। जी हाँ, ये बिल्कुल भी चिप नहीं करेगा क्योंकि ये ऑयल फ्री है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर हनी है। अगेन ये काफ़ी अच्छा है। हनी लॉक्स मॉइस्चर इनटू द स्किन वाइल सूदिंग ड्राइनेस एंड इचीनेस। मलाई है जो कि इंटेंसली मॉइस्चराइजिंग, मलाई नरिशेज द स्किन एंड एड्स अ हेल्दी ग्लो। एलोवेरा है जो कि सूदिंग और हाइड्रेटिंग होता है। एलोवेरा मॉइस्चराइजेज स्किन विदाउट मेकिंग इट ग्रीजी। और ग्लिसरीन भी है जो कि एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। ग्लिसरीन गिव्स यू सॉफ्ट एंड सपल स्किन और बहुत ही स्मूथ स्किन हो जाती है। तो बहुत ही नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइजेशन आपको इस मॉइस्चराइजर से मिलेगा, आपकी स्किन का नरिश करेगा, हेल्दी ग्लो देगा और ये भी गाइज मेड सेफ सर्टिफाइड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लगाएंगे ये वाला कूपन कोड RUC2023 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लेकिन आपको लेना पड़ेगा कहाँ से? ममाअर्थ की वेबसाइट या फिर ममाअर्थ की ऐप से। तो बिल्कुल भी ये कूपन कोड लगाना भूलें नहीं। मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का मैं लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो बातचीत की थी ये विवेक ने की थी और इसको गलत ना लिया जाए। मैं आपको मेरी बड़ी दीदी जिया जी दिखाती हूँ। मैं अभी आपको, ये दीदी का घर था। हम लोग मतलब इस वक्त घर में क्या माहौल होगा आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। मैं 14 मार्च को मॉर्निंग में पहुंची थी। 14 मार्च को दोपहर में 2 बजे के करीब मेरे भैया की फ्यूनरल विधि थी और इसके बाद पूरा परिवार टूट गया था। एवरीवन वॉज ब्रोकन अप। हम लोग सब एक दूसरे को संभाल रहे थे। पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ के चला गया था हमारा भाई। एक ही लड़का था अपने माँ बाप का, तो आप समझ सकते हो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। तो बस वो जो हमारे 4-5 दिन थे वो गए मम्मी को पापा को संभालने में। कभी हम टूट रहे थे तो कभी मम्मी पापा टूट रहे थे। मेरे पापा रोए नहीं लेकिन उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था गाइस, जितना मैंने फ़ील किया। तो वहाँ पे मैं लगभग 4 दिन थी। 4 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ मतलब माहौल को हम लोगों ने, हम बहनों ने, हमारे रिलेटिव्स ने, बहनों ने, सब ने मिल के एटमॉस्फेयर को थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने का कोशिश किया कि जिससे, देखिए मम्मी पापा की एज बहुत है इसलिए सब कुछ नॉर्मलाइज़ तो करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो वो कोशिश की गई। ये विवेक ना इसके साथ गए थे, मेरी बहन का बेटा है ना, उसके साथ थोड़ा बाहर गए थे किसी काम से। तो थोड़ा बहुत अवी और विवेक ने थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लिया था जिससे कि आप लोगों के लिए एक अपडेट वीडियो बन जाए। क्योंकि मुझे पता है आप लोग 4 साल से मेरी फैमिली को देख रहे हो। ऑब्वियसली ये जो दुखों का पहाड़ हमारी फैमिली पे टूटा है ना, तो उसका असर तो आप लोगों पे भी पड़ेगा और पड़ा है। सबके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं जीते जी उससे मिल नहीं पाई और इस तरह से मेरा उससे मिलना होगा जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। तब मैंने उसके अंतिम दर्शन किए। ये मेरे बहन का बेटा है, जो चंडीगढ़ वाली दीदी है ना, उनका बेटा है। आप पहले भी देख चुके होंगे जब मैं चंडीगढ़ आई थी। तो ये किसी कैंपस में आया था, वहाँ पे कुछ काम था तो साथ में लेके आया था। तो लोगों को ये लग सकता है कि तो नॉर्मल होने लग गए। नारे ना, ऐसा नहीं है। हमें नॉर्मल मम्मी पापा के लिए होना। ये मेरी बड़ी दीदी हैं, सबसे बड़ी दीदी जिनके बारे में बता रही थी, मेरी रियल सिस्टर नोएडा वाली, ये जिया जी हैं। ये मेरी बहन है और ये होगा आई थिंक 17 तारीख का ही वीडियो है। हाँ, ये क्लिप हम लोग रो रो के, हमारी आंखें वाँखें सबकी सूजी पड़ी थी वहाँ पे, सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी यहाँ पे। बस समझ लो जब तक हम सब साथ में थे ना, फिर भी एक दूसरे की हिम्मत बने हुए थे। लेकिन घर पे आने के बाद मेरी बहुत ख़राब हालत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ये अवी ने लिया था। अवी बैठा हुआ था, उसने ले लिया था, मुझे तो पता भी नहीं। यहाँ आने के बाद देखा कि हाँ उसने क्लिप लिया था। ये सामने मेरी बुआ जी हैं, सगी बुआ जी,
और ये बिजनौर से आई थी। और मम्मी, ये 17 तारीख का वीडियो है। हम लोग कांस्टेंट कोशिश कर रहे थे इनको स्टेबल करने का, और ये थोड़ी बहुत आप लोग को भी देख के देखिए सुकून मिलेगा, इसीलिए मैंने ये क्लिप यहाँ पे लगाया, क्योंकि मुझे पता है आप सब मम्मी से पापा से बहुत ज़्यादा अटैच हो, और सभी को मेरे मॉम डैड की बहुत चिंता होगी इस वक्त। तो मेरे डैड को तो अभी ने कैप्चर नहीं किया था, लेकिन हाँ मम्मी यहाँ बैठ के सबसे बात वगैरह सब उनको बातों में लगा के रखते थे। हमारी कोशिश यही थी कि भाई एक तो हम रहते दूर हैं, जाने से पहले मम्मी को थोड़ा सा स्टेबल कर दें। विवेक के वो बहुत ज़्यादा करीब है मम्मी, तो आप देखो विवेक उनको बैठ के बस ऐसे ही पूरा दिन समझाते थे। और साइड पे जो बैठी हुई है ना बच्ची, वो मेरी बड़ी दीदी की बच्ची है। बड़ी दीदी मेरी नोएडा वाली, उनकी बेटी है अंशु, जो कि बाहर रहती है इंडिया से, यहाँ पर आजकल आई हुई थी, और ये सब हो गया। फाइनली हम लोग 18 को निकल गए थे वहाँ से, और ये एयरपोर्ट पे हम लोग वेट कर रहे थे। दिल्ली आ गए थे हम लोग, सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे वहाँ से। लगभग 4 बजे चंडीगढ़ हमने छोड़ा था कैब से, और हम यहाँ पे आ गए थे लगभग 10 बजे के करीब। और हमारी 11:30 पौने 12 की फ़्लाइट थी, जिससे फ्लाई करके हमको 18 तारीख को हमारे घर आना था। और घर आने का रीज़न भी यही था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, प्रिशा के एग्ज़ाम चल रहे थे, नहीं तो आते भी नहीं। अगर एग्ज़ाम्स का चक्कर नहीं होता तो मैं एक बार जाने के बाद जल्दी से वहाँ से नहीं आने वाली थी। अब 13वीं में जाना है, 13वीं 24 तारीख को है भाई की। अब मेरा 50-50% हो रहा है, क्योंकि अभी के रिटन एग्ज़ाम्स चालू हो चुके हैं, उधर प्रिशा के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैं कैसे जाऊं, मैं बहुत डिलेमा में हूँ गाइस कि मुझे क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मुझे टिकट भी करवानी पड़ेगी अगर जाना है तो। और फिर से मैं बच्चों को किस पे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि इस बार तो अभी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और अभी को छोड़ के जाना यानी काफ़ी टेंशन रहेगी मुझे, क्योंकि पूरा दिन प्रिशा भी बाहर है, बिकॉज़ प्रिशा के एग्ज़ाम्स हैं। और देखिए फ़्लाइट ने यहाँ से टेक ऑफ कर लिया था दिल्ली से सूरत के लिए। हम लोग मूव कर दिए थे 18 को, एंड हम लोग घर पे आ गए थे। तो गाइज़ इस व्लॉग को देख के थोड़ी सी शांति आपके मन में शायद मम्मी को देख के आएगी। मम्मी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। बाकी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। और मेरा भाई कैसा दिखता था, कितने साल का था, सब जानना चाहते हैं ना। मैं किसी वीडियो में बैठ के आपको उनका फ़ोटो वगैरह भी दिखा दूँगी। चलिए बाय बाय गाइज़।